नमस्कार, मैं शशि भूषण मैठाणी और आप देख रहे हैं इस समय त्रिशूल संवाद। त्रिशूल संवाद में आज मेरे साथ में हैं डॉक्टर आर.के. जैन, पद्मश्री। सबसे पहले मैं यहाँ बता दूं कि ये कार्यक्रम का नाम है आपका डॉक्टर आपके द्वार। हमारी कोशिश ये रहेगी कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आपके स्वास्थ्य के प्रति किस तरह से सचेत किया जाए और विशेषज्ञ डॉक्टरों से उसमें परामर्श लिया जाए। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या कारण है कि सबसे ज़्यादा आज की डेट में जो हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन जो आ रहे हैं, बात केवल हार्ट की अगर करें, हृदय रोग की, तो इस पर आपके क्या कहना है? जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 47 में, उस समय लाइफ एक्सपेक्टेंसी 47 ईयर्स की थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी से मेरा तात्पर्य है कि जब बच्चा जन्म लेते हैं, जितने मान लीजिए 10 बच्चे जन्म लिए तो उनमें से कुछ की डेथ हो गई, कुछ सर्वाइव किए, तो एवरेज जो है वो 47 ईयर्स तक जीते थे। लेकिन आज वो 47 ईयर्स से 73 ईयर्स हो गया हमारे देश में। आज जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 73 ईयर्स हो गई है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एज बढ़ने के साथ बीमारियां बढ़ती हैं। पहले वो नहीं थी क्योंकि पहले तब तक पहुंचते नहीं थे लोग, लेकिन अब जो एज बढ़ने की वजह से बीमारी जो है वो डिटेक्ट होने लगी है। और दूसरी चीज़ ये, पहले इतने संसाधन नहीं थे डायग्नोसिस के। अब यहाँ पर देहरादून में आप देखिए तो नेक्स्ट डोर इट इज़ अवेलेबल कि कोई किसी को हार्ट की कोई प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट डोर ही उसके आसपास कोई ना कोई ऐसा संस्थान मिल जाएगा जहाँ पर उसको ये पता चल जाएगा मुझे किस तरह की हार्ट की क्या बीमारी है, वो इन्वेस्टिगेशन अवेलेबल हो गए। अच्छा, मैं आपसे प्रारंभिक तौर पे जानना चाहूँ कि जो हार्ट को लेकर के क्या संकेत हैं, क्या सोच के मतलब कैसे महसूस करा जाए कि इस व्यक्ति को हार्ट से रिलेटेड कोई तकलीफ है, इसको तुरंत अस्पताल पहुंचाना है, क्या लक्षण उसके हैं प्रारंभिक? देखिए, मेनली जो है हार्ट के लिए जैसे सबको ज़्यादातर जानकारी है कि चेस्ट पेन होता है, लेकिन चेस्ट पेन कई तरह का हो सकता है। हार्ट का जो पर्टिकुलर चेस्ट पेन है, जैसे आप मुझे बताएंगे कि हार्ट का चेस्ट पेन जो है यूजुअली सेंटर में होता है। सेंटर में इस जगह पर चेस्ट पेन होगा। चेस्ट पेन भी इस तरह का होगा कि जैसे हैवीनेस है कि किसी ने 10-20 किलो का वजन रख दिया और वो उस वजन की वजह से वो परेशान हो रहा है, तो या फिर वो लेफ्ट साइड में जा रहा है, लेफ्ट हैंड की तरफ या राइट हैंड की तरफ, या जॉ में जा रहा है। अच्छा, हाँ, ये यहाँ से रेडिएशन हो रहा है, या बैक में जा रहा है। इवन जो एपिगेस्ट्रियम में अपर एब्डोमेन पेन है वो भी हार्ट के एक सिम्टम हो सकते हैं। तो यदि किसी को प्राइमरीली इस तरह के सिम्टम्स हैं तो वो हार्ट की संभावना, हार्ट के एंजाइना जिसे हम कहते हैं, वो हो सकती है और हार्ट अटैक में परिवर्तन हो सकता है। मैं थोड़ा यहाँ पे आपको रोकूंगा। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग, अमूमन ये देखा जाता है कि आपने भी देखा होगा कि जब इस तरह की जब तकलीफें आती हैं तो अमूमन ये कहूंगा कि 99% लोग कहते हैं कि गैस का दर्द है, और गैस का दर्द बोल करके कहते हैं छाती में थोड़ा दबाते हैं, गैस का दर्द कहा जाता है। तो क्या ये गैस का भी दर्द है? क्या गैस का अगर दर्द है तो क्या ये भी इतना खतरनाक हो सकता है? थोड़ा आप उधर भी देख के बोलेंगे कैमरे के। गैस का जो दर्द है वो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि गैस का दर्द हो सकता है गैस का ही हो, लेकिन वो हो सकता है कि हार्ट का, और हार्ट का जो दर्द है वो जानलेवा होता है। तो इसलिए गैस के दर्द को या किसी भी दर्द को जो इस तरह से हम कहते हैं कि ये हमारे ज़्यादा एसिडिटी हो रही है, गैस हो रही है, बर्निंग हो रही है, उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। उसके चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए कि वो वाकई गैस का है, एसिडिटी का है, ब्लॉटिंग है, या फिर वो हार्ट का संबंधित है। अगर कोई हार्ट का पेशेंट है, कई केसों में ऐसे भी देखा गया है कि इको हो जाता है, आपका ईसीजी सबसे पहला जो बोला जाता है वो हो जाता है, इसमें ब्लड प्रेशर हो गया या तमाम तरह के जो अन्य टेस्ट होते हैं वो सब करवाए जाते हैं, उसके बाद भी कभी पता नहीं चलता कि हार्ट से रिलेटेड कोई सिम्टम्स हैं। तो क्या कोई छुपे हुए लक्षण भी इस बीमारी में होते हैं कि इन तमाम जो जांचें होती उसमें तो नहीं आता, लेकिन उसके बाद ही पता चलता है कि वाकई इसको हार्ट का ही है? तो जैसे कुछ मामलों में कुछ दिन पहले आपसे डिस्कस हो रहा था कि कोई ऐसे पेशेंट आए कि सारी जांच नॉर्मल आई, लेकिन अचानक से उनको फिर कुछ ऐसे सिम्टम्स आए कि उनको स्टेंट डालना पड़ा। इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, देयर इज अ रूल इन मेडिसिन। एक नियम है मेडिकल साइंसेज में कि देयर इज नो रूल इन मेडिसिन। इसका आप इस तरह से समझिए कि बहुत सी चीज़ें किताबों में लिखी हुई हैं, 1 2 3 4, ठीक है, उससे हमने पता चला है हार्ट का है, लेकिन वो सब ना होने के बावजूद भी देयर इज नो रूल, उसके बाद भी हो सकती हैं चीज़ें। तो यदि कोई भी मेन चीज़ है सिम्टम्स का, यदि सिम्टम्स यदि किसी को हैं और ये सारे इन्वेस्टिगेशन वगैरह नॉर्मल आ रहे हैं, तो उसको हमें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए, रिपीटेड इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। हो सकता है कि वो हार्ट का हो, वैसे ज़्यादातर केसेस में पता चल ही जाता है कि भैया हार्ट का है। मतलब जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है, उसने पहली बार यदि मुझे बताया कि भैया मुझे इस तरह का सिम्टम्स है, तो उस सिम्टम्स में
99% या 95% में कहूँगा कि पता चल जाता है कि भैया हार्ट का है या नहीं है, लेकिन 2-4-5% में नहीं पता चलता कि हार्ट का है या नहीं है। उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, वहाँ पर भी आप जैसे मैंने बताया कि भाई नॉर्मल है, इसीलिए आपका नॉर्मल है, इको नॉर्मल है, एंजाइम्स नॉर्मल है। उसके बाद भी पता चला 1 हफ्ते बाद पेशेंट आया कि सर दर्द हो रहा है, तो और हमने देखा तब इसी में फ्रैंक चेंजेस आ गई। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आए, तो उन्होंने कहा कि मुझे 10-15 दिन से यहाँ पर हैवीनेस भी है, बैक में भी हैवीनेस है और कंधे में ज़्यादा बता रहे थे, ज़्यादा देन टिपिकल सिम्टम्स नहीं थे हार्ट के। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, आप जो है उनका ईसीजी कराइए, इको कराइए, और वो सब ईसीजी और इको नॉर्मल था उनका। कोई बात नहीं, हमने कहा कि भाई आप जो है इसका फिर एक सीटी एंजियोग्राफी करा लीजिए, और नेक्स्ट डे उनको सीटी एंजियो के लिए हमने अपॉइंटमेंट लिया, लेकिन वो किसी वजह से नहीं करा पाए। उसी रात को उनको तेज दर्द हुआ, नाइट में वो 4 बजे करीब हॉस्पिटल आए, और जब देखा तो इट वाज अ फ्रैंक हार्ट अटैक, अच्छा, कंप्लीट ब्लॉकेज था। उसी समय उनकी एंजियोप्लास्टी की गई। तो यही खास मकसद है जो आज की जो बातचीत हमने की है, जो बातचीत हम कर रहे हैं, अभी जारी है बात, कि इसमें कई बार क्या होता है कि रिपोर्ट सामान्य हैं, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि सामान्य रिपोर्ट्स आई हैं और एक सिटी एनजीओ के लिए उनको कहा गया, लेकिन तभी रात को जब वो पेशेंट घर चले जाते हैं उसके बाद भी उनको अटैक आ जाता है, उनके 3 जगह पे ब्लॉकेज आ जाते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि कोई भी जो भी 40 साल से ऊपर हैं या 50 साल के ऊपर लोग हैं, किसी भी दर्द को आप सामान्य दर्द न बताएं, उसको गैस की बीमारी अपने आप से आप ना बोलें। और मेडिकल स्टोर पे जाकर के डीएसआर या एसिलॉक लेने की अक्सर लोगों को आदत है, लेकर के खा के सो जाते हैं, तो ये ना करें। एक ब्लड प्रेशर भी इसमें कारण है कि जैसे फ्लैक्चुएशन जो होता है, मैं डॉक्टर साहब आपको बताऊं, मैं खुद एक पेशेंट हूं। मेरा जो ब्लड प्रेशर है कभी आपका 50-60 पे भी आ जाता है, एकदम वही 190 और 200 पार भी हो जाता है। ये ऐसा कि मैं अगर अपने को ही जोड़ूं तो मेरे अंदर ये क्या कारण है? देखिए, इसमें जो हम रिस्क फैक्टर्स कहते हैं कि हार्ट अटैक या होने के या हार्ट की बीमारी में रिस्क फैक्टर्स होते हैं, उसमें एक ये ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, स्मोकिंग है, इनएक्टिविटी है, जो बहुत ज़्यादा जिनका फिजिकल वर्क नहीं होता वो है, फैमिली हिस्ट्री है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ा हुआ, ये 5-6 रिस्क फैक्टर्स होते हैं। इन 5-6 रिस्क फैक्टर्स किसी में है तो उसको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, कम से कम 6 महीने में, और नहीं तो मिनिमम साल भर में तो एक बार जरूर अपना सारा चेकअप कराना चाहिए। नॉर्मल आ रहा है तो भी चेक कराएं। आपको क्या कोई एज क्राइटेरिया है कि भाई 40 साल से ऊपर कितने टाइम में, 50 में कितना, या 30 से ऊपर? मैं तो जो सजेस्ट करता हूं अपने एक्सपीरियंस से, यदि 40 के ऊपर तो हर साल आपको अपने पूरे टेस्ट कराने चाहिए। और यदि आपको इनमें से कोई चीज निकलती है, स्मोकिंग है जैसे मान लीजिए, इस पर तो स्ट्रेट अवे आप छोड़ सकते हैं स्मोकिंग। तो स्मोकिंग इज वेरी डेंजरस फॉर हार्ट पेशेंट्स। इसी तरह से यदि ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करिए दवाइयों से, शुगर है, डायबिटीज है, उसे कंट्रोल करिए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उसको कंट्रोल करिए, डाइट में सावधानी बरतिए। अब हेरिडिटी तो आप चेंज कर नहीं सकते, वो कोई नहीं कर सकता। अच्छा, कई लोगों को ये शिकायत रहती है, कुछ लोगों ने, जैसे आपसे बातचीत हो रही है इससे पहले कहा था कि ये पूछे कि कुछ लोगों को बहुत एक लंबा टाइम हो गया कि उनको नींद नहीं आती है, अनिद्रा जिसको बोलते हैं, अनिद्रा की उनको बीमारी है, और रात नहीं सोते हैं। कुछ लोग बोलते हैं 3-3, 4-4 दिन नहीं सोए, क्या ऐसा संभव है? और वाकई में जब देखता हूं, मैं सामने भी देखा है लोगों को, उनको नींद नहीं आती। क्या ये भी हार्ट पे? ये देखिए, जो नींद ना आने की समस्या है वो एक डिफरेंट उसमें चली जाती है। ये एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस रिलेटेड चीजें हो सकती हैं। क्या हार्ट के लिए ये भी खतरा है? ये हार्ट के लिए खतरा बन सकती है, बट प्राइमरीली दिस इज नॉट ए रिस्क फैक्टर। यदि किसी को नींद नहीं आ रही है 4 दिन, ये मतलब नहीं कि उसको हार्ट अटैक हो जाएगा। अच्छा। वो ऐसा नहीं होता। हार्ट अटैक के लिए तो ये 5 जो चीजें हैं, इनमें सावधानी बरतनी चाहिए। और इस सावधानी को तो बरतने के बाद भी, सब चीज करने के बाद भी, तो भी हो सकता है, तो भी हार्ट अटैक हो सकता है। एक चीज और इसमें आई है कि जैसे हीमोग्लोबिन है, एक तो मैं उसमें जानना चाहूंगा, क्या हीमोग्लोबिन भी इसका कारण बनता है? जैसे किसी का हीमोग्लोबिन 21 पे है और किसी का 18 पे है, एक स्टैंडर्ड मानक क्या है, कितना होना चाहिए हीमोग्लोबिन? और ये ज्यादा हीमोग्लोबिन अगर किसी में होता है तो वो क्या क्या सावधानी उसको बरतनी है और कैसे उसको कम किया जाए, ये इसके बारे में। देखिए, लेडीज में जो हमारे यहाँ जो एनीमिया जो कहते हैं, वो 12 ग्राम पर्सन के 12 के आसपास यदि हीमोग्लोबिन का लेवल है, और 12 प्लस माइनस, और इधर जेंट्स में 14 प्लस माइनस, वो नॉर्मल लेवल माना जाता है। पर यदि 10 से कम है तो हीमोग्लोबिन कम है, एनीमिया है, उसमें एनीमिया का ट्रीटमेंट करना चाहिए। और एनीमिया का ट्रीटमेंट में ये नहीं कि आपने सिर्फ आयरन की टैबलेट दे दिया, पहले उसकी जांच करनी चाहिए कि कम क्यों है। तो उसका कारण बहुत से हो सकते हैं कि एक ब्लीडिंग हो रही है, स्टूल में ब्लड आ रहा है जो कई बार दिखाई भी नहीं देता है,
थोड़ा थोड़ा ब्लड आ रहा है, वो धीरे 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 करके वो तो एनीमिया की तो एक ज्यादा होने की स्थिति में, जैसे अगर 18 से ऊपर है, 21 का लेवल है, तो वो क्या खतरे की घंटी है कुछ? उससे खतरे की घंटी इस सेंस में कहते हैं कि उसमें थ्रोम्बोसिस के चांसेस थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। तो यूजुअली ऐसे ये बहुत कम पेशेंट्स मिलते हैं जिनमें ऐसा ज्यादा होता है, लेकिन उससे मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा हार्ट अटैक की संभावना है, लेकिन हाँ थ्रोम्बोसिस की संभावना हो जाती है। ये क्या चीज है थ्रोम्बोसिस? क्या चीज? थ्रोम्बोसिस वाले खून की आर्टरीज के अंदर ब्लड जमने को हम कहते हैं। तो कहीं ना कहीं हार्ट को तो नुकसान करेगा। हाँ, हार्ट को नुकसान करेगा जब कोरोनरी आर्टरीज में, ये तो सभी जगह सभी जगह करेगा, वो हार्ट के लिए पर्टिकुलर नहीं होगा वो चीज। आप क्या मानते हैं कि जो आज की जो लाइफ स्टाइल को भी जिम्मेदार मानते हैं कि जो स्ट्रेस लेवल यूथ का, मतलब कई आंकड़े ऐसे हैं कि यूथ को ज्यादा से ज्यादा अटैक आ रहे हैं, क्या कारण है? अभी अमूमन लोग जो कहने लगे हैं कि कोविड के बाद ये सब हो रहा है, तो ऐसा भी नहीं है, कोविड से पहले भी बहुत कम एज में लोगों को अटैक आ रहे थे। तो एक इसका मैं आपसे, आप विशेषज्ञ हैं, आप इस मेडिकल लाइन में हैं, काम कर रहे हैं, तो लंबा अनुभव आपका है, क्या कारण आप मानते हैं, क्या लाइफ स्टाइल को जिम्मेदार मानते हैं? स्ट्रेस इज डेफिनेटली ए कॉज फॉर हाइपरटेंशन ऑल्सो एंड फॉर हार्ट अटैक्स ऑल्सो। तो जनरली हम देखा कि आजकल 30-40 की उम्र में आदमी सब चीज पा लेना चाहता है, वो देखता है दूसरों को भी इतना कर लिया, मैं 30-40 की उम्र में ही सब कुछ कर दूँ। वो एक स्ट्रेस है, जब स्ट्रेस पड़ता है तो ये सब चीजें, स्ट्रेस से आर्टरी कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं, उससे ये प्रॉब्लम हो सकती है। और जनरली अब हमने देखा कि जो आज से 30 साल पहले जैसे जनरली 60 साल से ऊपर को ज्यादातर होता था, बिल्कुल ये कर। अब ये है कि 40 के आसपास हम देख रहे हैं बहुत 40 के आसपास प्लस माइनस 40 से प्लस माइनस जो है वो हार्ट अटैक के केसेस काफी आ रहे हैं। तो क्या 60% आप क्या सुझाव देंगे इसमें यूथ को खास तौर पे? चलो एक एज के बाद तो आदमी प्रिकॉशन लेता ही है, यूथ को स्ट्रेस तो लेवल हम नहीं कर सकते, घट सकता है, क्योंकि आज इतनी ज्यादा महत्वाकांक्षाएं बढ़ चुकी हैं, जरूरतें इतनी बढ़ गई हैं कि हर आदमी महंगी महंगी गाड़ियों का शौकीन हो गया, महंगे कपड़ों का शौकीन हो गया, महंगे घरों का हो गया। तो इस सब यही स्ट्रेस के कारण है ना? तो आप ये बताएं कि ये सब चीजें भी चलती रहे। इसमें तो आपके क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। नहीं, ये सब करके महंगी गाड़ियों का शौकीन है तो वो शौक खत्म करना पड़ेगा, कम करिए उस चीज को, फिर भी अपना रूटीन का वर्क करते रहिए। चलिए मैं मानता हूं, लेकिन ये कहा जाता है, कुछ लोग तब बोलते हैं कि डॉक्टर भी बोलते हैं कि तनाव कम कीजिए, ठीक है, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे महंगी गाड़ी चाहिए, जिद है मन के अंदर, आपको नहीं बताई जा रही, अब मैं वो तनाव कैसे कम करूं? तनाव के लिए तो फिर एक ये पूरा एक सेपरेट सब्जेक्ट है जो एक साइकेट्रिस्ट आपको बताएगा। लेकिन तनाव कम करने के लिए तो पहले अपने मन को शांत रखिए, मन को शांत करिए, मेडिटेशन करें, ध्यान करें, उससे तनाव कम। सर मैं इसी जगह पे आना चाह रहा था, यही मैं पहुंचा हूं इसी टॉपिक पे जो हार्ट का था। हार्ट की बीमारी आज मतलब व्यावहारिक रूप से अगर देखा जाए तो एक तो खान पान इसके लिए जिम्मेदार है, दूसरा हमारी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो इसके लिए जिम्मेदार हैं, तीसरा क्या हो गया कि हमारी जितनी हैसियत, मैं एक शब्द जोड़ूंगा कि जितनी हम कर नहीं पा रहे थे जितना कुछ, उतना हम पहले जोड़ लेते हैं, फिर उसको निभा नहीं पाते हैं, तो वो एक तरह से सारा स्ट्रेस का कारण बनता है। मैं यहाँ पर मैंने हार्ट अटैक के आपको 5 चीजें बताई हैं: हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, स्मोकिंग, इनएक्टिविटी, कोलेस्ट्रॉल। उन चीजों को कंट्रोल करना हमारा जरूर है जो डायरेक्टली हमारे हार्ट के आर्टरीज पर अटैक करती हैं या आर्टरीज के अंदर थ्रोम्बोसिस बनता। क्या इसमें कुछ आप सजेस्ट करेंगे कि कुछ सेल्फ टेस्ट जैसा आप अगर यहाँ आज बता दें और लोग सुने, हमारे दर्शक अगर देख रहे हैं कि डॉक्टर ने ये कहा है, तो वो अपने आप क्या क्या, आप भी ध्यान से सुनिएगा कि डॉक्टर साहब मैं आपसे चाहूंगा कि आप कैमरे पे देख के बताएं कि क्या क्या वो मुख्य चीजें हैं कि जिनको लोग नोट करें और उनको वो जाकर के खुद भी सेल्फ में। यदि आपको ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, दवाइयों से करें, या आपके चिकित्सक जो भी आपको सुझाव देंगे इस बारे में। यदि डायबिटीज़ है वो कंट्रोल में रहनी चाहिए। मैंने 2 कारण ये विशेष देखेंगे जिनके ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, उनको हार्ट अटैक की संभावनाएं काफ़ी होती हैं। तीसरी चीज़, स्मोकिंग यदि करते हैं, स्मोकिंग तो स्ट्रेट अवे बंद कर सकते हैं, उसमें तो कोई कुछ कहने की बात ही नहीं है। ये चौथी चीज़ जो है कोलेस्ट्रॉल यदि आपका ज़्यादा है, ये भी एक हार्ट अटैक का कारण है। कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी बीमारी है जिसे हम डिस्लिपिडीमिया कहते हैं, तो वो यदि कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड या HDL कम है, ट्राइग्लिसराइड बहुत बढ़े हुए हैं, ये सभी चीज़ें हैं, तो उनको भी कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ उपलब्ध हैं। वो दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह से आपको लेनी चाहिए। और एक हेरिडिटरी तो आप चेंज कर नहीं सकते जी, वंशानुगत चल रहा है, फिर भी उन लोगों को एहतियातन अपने आप ध्यान देना पड़ेगा। ये इन चीज़ों पर ध्यान देना, इन चीज़ों पर ध्यान दें तो बाकी चीज़ों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, और बहुत ज़्यादा दिमाग में नहीं लगाना चाहिए। वो भी स्ट्रेस। सीधा ब्लड प्रेशर है कंट्रोल करें, डायबिटीज है कंट्रोल करें, स्मोकिंग है बंद करें, कोलेस्ट्रॉल है ड्रिंक कर रहे हैं, ड्रिंक को लेकर के। ड्रिंक का ऐसा है कि ड्रिंक यदि आप एक्सेसिव करते हैं, एक्सेसिव ड्रिंक से मतलब है कि डेली आप ले रहे हैं ड्रिंक, और
डेली ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं, 100 ml 150 ml डेली ले रहे हैं, वो तो डेफिनेटली नुकसान करेगा, लीवर को भी करेगा नुकसान, ब्रेन को भी करेगा, हार्ट को भी करेगा। लेकिन हाँ, अकेजनली या कभी थोड़ी बहुत ड्रिंक्स है, उससे हार्ट पे कोई वैसा असर नहीं होता। यदि आप सपोज से 30 ml आप ले रहे हैं, हफ्ते में 4-5 दिन आपने दे दिया, तो उससे मुझे नहीं लगता है कुछ है। जो हमारी स्टडीज हुई हैं उनमें देखा गया कि उनको हार्ट की अटैक की ज़्यादा संभावना नहीं होती है। लेकिन हाँ, लिमिट क्या मतलब मैंने बताई है 30 ml। जनरली क्या होता है, लेकिन क्या डॉक्टर ने बता दिया, क्या इस बात को लोग मानेंगे कि 30 ml को लोग मानेंगे? बहरहाल ये चर्चा का विषय बात है। मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं कि जो हार्ट अटैक और ब्रेन का अटैक, इसमें कितनी समानताएं हैं? इसमें बहुत ज्यादा संबंध है। जो आर्टरीज में क्लॉटिंग होती है, यदि हार्ट की आर्टरीज, जो कोरोनरी आर्टरीज जिसे हम कहते हैं, जो हार्ट की बॉडी को, हार्ट की मसल्स को जो ब्लड सप्लाई करती हैं, एक तो हार्ट करता है, पंप करता है, उसका काम होता है पूरी बॉडी में ब्लड देना, पर उसको अपने आप भी तो चाहिए शक्ति। उसकी शक्ति के लिए कोरोनरी आर्टरीज के द्वारा उसकी हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई जाती है। उन पे यदि कोई क्लॉटिंग होती है या क्लॉटिंग से बना दे, तो वो तो हार्ट अटैक का कारण होता है। और सेम चीज, सेम आर्टरीज ब्रेन को भी जा रही है। यदि उनमें ब्रेन में यदि कैरोटिड आर्टरीज, यहाँ कोरोनरी है, वहाँ कैरोटिड आर्टरीज है, यदि वहां पर कुछ हो रहा है, तो वो जो है वो ब्रेन अटैक कह रहे हो या पैरालिसिस कह लीजिए उसे, वो चीज हो सकती है। सेकंड हार्ट भी बोला जाता है, कई बार मैं सुनता हूँ। ये घुटने से नीचे वाले हिस्से में, इसका क्या है मतलब? थोड़ा मैं एक्चुअली जैसे आप चलते फिरते हैं, तो ये हमारा जो इसका क्या संबंध? ब्लड सर्कुलेशन है, तो वो हमारी काफ मसल्स में जब प्रेस करती है। आप जरा बताएंगे काफ मसल्स कहाँ पे होती है? लोगों को बताएं, आप कैमरे पे देखे बताएं, किस जगह पे लोग समझे उसको? जैसे ये नीज है हमारे, नीज के जो नीचे का ये जो बैक का पोर्शन है, ये काफ मसल्स कहलाती है। इसको जनरली एक लेमन लैंग्वेज में कहूंगा कि सेकंड हार्ट कहते हैं। सेकंड हार्ट, बट सेकंड हार्ट उसका नाम आने, फर्स्ट हार्ट पे ही ध्यान दें। वो सेकंड हार्ट वो है, उसमें मतलब कि जब आप चलते फिरते हैं, उसकी आपकी हार्ट की वो काफ मसल मजबूत है, तो ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा बेटर रहता है। इससे ज्यादा उसका कुछ वो रोल नहीं है। विशेष तो यही है कि आपको यदि सबसे बड़ी चीज जो है, यदि आपको हार्ट का सिम्टम है, स्पेशली हार्ट के जो सबसे पहले सिम्टम्स भी आएगा आदमी, यदि आपको चेस्ट पेन हो रहा है और हैवीनेस लग रही है, ऐसा लग रहा है वजन रख दिया है, आपको तुरंत जो है वो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, हार्ट स्पेशलिस्ट की। वो ज्यादा संभावना है वो हार्ट अटैक। हाँ, कई बार होता है कि डॉक्टर साहब यहाँ पर ये चेस्ट पेन हो रहा है मुझे, ये इज पॉइंटिंग विद द फिंगर, ये चेस्ट पेन हो रहा है सर यहाँ पर। कितने दिन से हो रहा है? सब हो रहा है 10-15-20 दिन से हो रहा है, ये चेस्ट पेन हो रहा है। 99% वो हार्ट नहीं है, वो हार्ट का अटैक नहीं, यानी लंबा दर्द हार्ट का नहीं। ये जहाँ पर आप फिंगर से पॉइंट कर रहे हो, तो बिल्कुल थोड़ी सी जगह मैं थोड़ा मसल जी सर मैं यहाँ पे जैसे डॉक्टर साहब बताना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आप कहीं पे उंगली रख के बताते कि मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है, एक जगह पे पॉइंट करते हुए, तो यानी कि वो हार्ट अटैक नहीं है। हार्ट अटैक ये होता है कि मैं जो समझ रहा हूँ, जो इस सेंटर से आपको पूरे इस एरिया में भारीपन अगर लग रहा है, जैसे सांस लेने दर्द होने लगा, और वो दर्द जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आपके लेफ्ट राइट शोल्डर में कहीं जा रहा, हाथों में जा रहा, सांस लेने में दिक्कत हो रही है जी, तो वो हार्ट, टिपिकल हार्ट अटैक या हार्ट से संबंधित बीमारी के संकेत है। और कोई भी ऐसा पेन कि सर मुझे ये पेन हो रहा है काफी टाइम से, और ये मुझे तो परमानेंट रहता है, हमेशा पेन रहता है, 24 घंटे मुझे दर्द बना रहता है, यूजुअली वो भी हार्ट अटैक नहीं होता। वो भी 24 घंटे वो भी नहीं है, वो भी हार्ट अटैक नहीं है। हार्ट अटैक क्या होता है कि पेन हुआ, थोड़ी देर बाद 10 मिनट रहा, 15-20 मिनट रहा, फिर रुक गया, उसे हम एंजाइना कहते हैं। वो एक साइन है कि हार्ट अटैक हो सकता है। और कई बार ये आधा घंटा चल दिया, पौन घंटा चला गया, 1-2 दिन भी रह सकता है, ये रह सकता है, बीच में रुक के। यदि कंटिन्यूअस चल रहा है तो वो हार्ट का नहीं, यूजुअली फिर भी हो सकता है। मैंने कहा ना, देयर इज अ रूल इन मेडिसिन, मतलब फिंगर पॉइंट करके तो नहीं होगा। हाँ, वो नहीं होता हार्ट अटैक। इसी तरह से ब्रेन अटैक है, वो सेम चीज, वो ब्रेन पैरालिसिस वगैरह, उसमें भी पैरालिसिस में ऐसा मुझे चल रहा था, थोड़ा सा लड़खड़ा गया मैं, या मेरी जवान लड़खड़ा गई, वो ब्रेन के साइन है, वो चीज। तो उम्मीद करता हूं कि आपकी आज डॉक्टर आर के जैन साहब के साथ जो चर्चा हुई, उससे आपको कुछ बहुत जानकारी मिली होगी, और आपका डॉक्टर आपके द्वार इसी तरह से समय समय पे मुद्दों को लेके आपके बीच में हम आते रहेंगे। आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, और नीचे दिए गए फोन नंबर पे कभी भी आप कोई परामर्श लेना चाहें तो आप सीधा हमसे संपर्क करके संबंधित अपनी तकलीफ को, अपना जो भी आपके पास कोई मेडिकल रिपोर्ट्स है वो भेजें, और डॉक्टर आर के जैन तक हम पहुंचाएंगे, और उस चीज में आपको परामर्श आपको आपके फोन नंबर पे, मोबाइल पे वापस भेज दिया जाएगा। तो यही हमारा मकसद है। जन सेवा के लिए हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने हेल्थ के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, सतर्क
रहें और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।